धीमी आवाज में सोनी से कहती है, बेचारे अर्नव सर, काम के प्रेशर में इनका दिमागी संतुलन हिलने लगा है। कभी बेचैन होकर इधर उधर देखने लगते हैं, तो कभी सुसाइड करने के लिए कुएं के पास चले जाते हैं। ये पुलिस की नौकरी भी बहुत डेंजरस है यार। गोपाल ये सुन लेता है और अपनी आंखें छोटी करके निशा को देखता है। सुहानी निशा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचती है और धीमी आवाज में उसे डांटते हुए कहती है, तू प्लीज चुप रहेगी? निशा कहती है, तू मुझसे ऐसा काम करने को मत कहा कर जो मुझसे नहीं होता। सुहानी घूर कर निशा को देखती है। निशा अपना मुंह बनाकर कहती है, चल ठीक है, तेरे लिए मैं इतना कर सकती हूँ। सुहानी अर्नव की तरफ देखती है जो काफी परेशान और कंफ्यूज लग रहा था। वो अर्नव से कहती है, सर आप ठीक है ना? सुहानी की बात सुनकर अर्नव का ध्यान उस फुसफुसाती आवाज से हट जाता है। वो उन दोनों से कहता है, चलो मैं तुम दोनों को हॉस्टल ड्रॉप कर देता हूँ। यहाँ आए दिन मर्डर हो रहे हैं, तुम दोनों का ऐसे इतनी रात को बाहर घूमना सेफ नहीं है। ये कहकर अर्नव अपनी कार की तरफ बढ़ जाता है। गोपाल भी अर्नव के पीछे चला जाता है। निशा कंफ्यूज होकर अर्नव को जाते हुए देख रही थी। तभी सुहानी निशा का हाथ पकड़कर अर्नव और गोपाल के पीछे जाती है। अर्नव जानता था कि सुहानी और निशा उससे कुछ छुपा रही हैं, लेकिन इस वक्त वो अपना पूरा ध्यान उस हॉस्टेजेस को ढूंढने में लगाना चाहता था। इसलिए वो इन दोनों को बाद में हैंडल करने का डिसीजन लेता है। अर्नव सुहानी और निशा को पुलिस कार से लेकर हॉस्टल की तरफ बढ़ जाता है। गोपाल कार ड्राइव कर रहा था और अर्नव कार की फ्रंट सीट पर बैठा था। निशा और सुहानी कार की बैक सीट पर बैठी थी। कार के अंदर बिल्कुल खामोशी थी। उस सन्नाटे के बीच अर्नव का मोबाइल बजता है। जब अर्नव अपना कॉल आंसर कर रहा होता है, तभी सुहानी की नजर एक पल के लिए अर्नव के मोबाइल पर जाती है। वो कॉल किसी रोहित का था। अर्नव मोबाइल पर उससे बात करने लगता है। अर्नव बड़े गौर से उसकी बात सुन रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है। कुछ देर शांत होकर सोचने के बाद अर्नव कहता है, वायरल कर दो। ये कहकर अर्नव फोन कट कर देता है। कार में किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी अर्नव ने किससे और क्या बात की। कुछ ही देर में पुलिस कार सेंट थॉमस हॉस्टल आ जाती है। हॉस्टल पहुंचकर निशा और सुहानी कार से बाहर निकलते हैं। सुहानी बाहर निकलकर अर्नव से कहती है, सर थैंक यू सो मच। अर्नव बहुत ही सख्त लहजे में कहता है, अगली बार अगर तुम दोनों मुझे इतनी रात में बाहर मिली तो बिना कोई सवाल किए दोनों को जेल में डाल दूंगा। सुहानी और निशा अपना सर झुकाए हुए कहती हैं, जी। अर्नव कहता है, अब अंदर जाओ और सुबह होने से पहले बाहर मत निकलना। निशा और सुहानी अपना सिर हिला देती हैं। अर्नव गोपाल की तरफ देखता है। गोपाल अर्नव का इशारा समझकर कार आगे बढ़ा देता है। कार ड्राइव करते हुए गोपाल की नजर बार बार अर्नव पर जा रही थी। अर्नव अभी भी उलझन में लग रहा था। गोपाल थोड़ा झिझकते हुए कहता है, सर एक बात पूछूं? अर्नव कुछ सोचते हुए बस कह देता है। गोपाल अपना सवाल करता है, सर क्या आप सच में सुसाइड कर रहे थे? ये सुनकर अर्नव अपने ख्यालों से बाहर आता है और ठंडी नजरों से गोपाल को देखता है। अर्नव की नजरें गोपाल को डराने के लिए काफी थी। वो आगे कुछ नहीं कहता है और सामने देखकर ड्राइव करने लगता है। इधर अर्नव के जाने के 2 मिनट बाद ही एक ब्लैक कार सुहानी और निशा के सामने आकर रुक जाती हैं। वो दोनों समझ जाती हैं कि ये कार युवराज ने ही उन दोनों के लिए भेजी है। वो दोनों बिना कोई सवाल किए उस कार में बैठ जाती हैं और 1 घंटे के अंदर ही उसी अपार्टमेंट में पहुंच जाती हैं जहां युवराज विवेक और सना के साथ था। अपार्टमेंट में पहुंचकर सुहानी युवराज और विवेक से कहती है, सना कहाँ है? विवेक कहता है, वो बेडरूम में अब तक बेहोश है। सुहानी युवराज से पूछती है, क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? युवराज अपना हाथ बढ़ाकर कमरे की तरफ इशारा कर देता है। सुहानी बेडरूम के अंदर चली जाती है।
विवेक और निशा भी उसके पीछे बेडरूम में जाते हैं। युवराज अंदर नहीं जाता। वो हॉल में ही काउच पर बैठा रहता है। वो अपने मोबाइल में कुछ देख रहा था। अंदर आकर वो तीनों देखते हैं कि सना बेड पर बेहोश पड़ी थी। निशा चलकर सना के पास चली जाती है। सुहानी निशा को रोकते हुए कहती है, निशा रुक जा, अगर उसे होश आ गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। हम नहीं जानते कि अभी वो किस कंडीशन में है। निशा सुहानी की बात पर ध्यान नहीं देती और झुककर सना के चेहरे को देखते हुए कहती है, अरे कुछ नहीं होगा, वैसे भी तू जानती है कि मैं किसी से नहीं डरती। जैसे ही निशा की बात पूरी होती है, सना की आंखें खुल जाती हैं और वो अपना एक हाथ बढ़ाकर निशा की गर्दन पकड़ लेती है। इधर युवराज को बेडरूम से किसी के चीखने की आवाज आती है। ये आवाज निशा की थी। निशा के बाद विवेक और सुहानी के चीखने की आवाज भी आती है। वो आवाज सुनकर युवराज तेजी से बेडरूम की तरफ जाता है। बेडरूम में आकर वो देखता है कि कमरे का सामान पूरी तरह से बिखरा हुआ था। सना बेड के दाईं तरफ हाथ में एक चाकू लेकर खड़ी गुस्से से गुर्राती हुई सामने देख रही थी। बेड के दूसरी तरफ निशा, सुहानी और विवेक घबराए हुए खड़े थे। सना अभी भी अजीब और बहुत भयानक आवाजें निकाल रही थी। युवराज को ये समझने में एक सेकंड भी नहीं लगता कि सना अभी भी उस साए के वश में है और वो उन सबको मारने की कोशिश कर रही है। लेकिन शहर के बाहर होने की वजह से सना पर वशीकरण का असर बहुत कम था। सना उस चाकू को उन पर फेंकने के लिए अपना हाथ उठाती है। तभी युवराज बिजली की तेजी से सना के पास पहुंचता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। युवराज बड़ी आसानी से सना से वो चाकू छीन लेता है। ये देखकर निशा और विवेक हैरान रह जाते हैं, क्योंकि कुछ देर पहले ही वो तीनों मिलकर भी सना को एक सेकंड के लिए भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन युवराज के लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। निशा और विवेक युवराज की शक्तियों से अनजान थे, लेकिन सुहानी जानती थी कि युवराज के लिए ऐसा कर पाना मुश्किल नहीं है। उसने युवराज को इससे भी बड़े कारनामे करते हुए देखा था। सना से चाकू छीनने के बाद युवराज उसके दोनों हाथों को दीवार से सटा देता है। सना युवराज की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो वहां से हिल भी नहीं पा रही थी। सना अपने पैर से युवराज को मारने की कोशिश कर रही थी और अपना सर झटकते हुए पागलों की तरह चीख रही थी। युवराज अपना चेहरा सना के ठीक सामने ले आता है और फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मेरी तरफ देखो। सना के शरीर में अभी भी बहुत ज्यादा ताकत थी। वो अभी भी छटपटा रही थी। एक नॉर्मल इंसान के लिए तो उसे कंट्रोल कर पाना लगभग इम्पॉसिबल था। अपना सर हिलाते हुए सना जैसे ही युवराज की आंखों में देखती है, उसका छटपटाना कम हो जाता है। युवराज की आंखों की पुतलियां अब लाल होने लगी थी। सना युवराज की उन आंखों को देखकर शांत होने लगती है। ऐसा लग रहा था मानो उस पे किए गए वशीकरण का असर अब कम होने लगा है। सुहानी, निशा और विवेक युवराज का चेहरा नहीं देख पा रहे थे, इसलिए उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। निशा और विवेक कंफ्यूजन के साथ वहां खड़े थे। युवराज की आंखों में देखते हुए कुछ ही पलों में सना बिल्कुल शांत हो जाती है। सना की बॉडी अब लूज पड़ गई थी। ऐसा लग रहा था मानो अब उसमें बिल्कुल भी ताकत न बची हो। सना की ये हालत देखकर युवराज उसे गोद में उठाकर बेड पर तकिए के सहारे बैठा देता है। सना धीरे धीरे होश में आती है। सुहानी फौरन किचन से उसके लिए एक ग्लास पानी लेकर आती है और उसे पिलाने की कोशिश करती है। निशा और विवेक थोड़ी दूर खड़े ये सब देख रहे हैं। उनकी सना के पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ देर आराम करने के बाद सना की हालत कुछ बेहतर होने लगती है। सुहानी सना के पास बैठकर उससे कहती है, अब बेटर फील हो रहा है? सना कुछ नहीं कहती, बस हाँ में अपना सर हिला देती है। वो अभी भी बहुत सहमी हुई सी लग रही थी। सना की हालत पहले से बेहतर देख सुहानी उससे कहती है, सना, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? ये सवाल सुनते ही सना के चेहरे पर खौफ दिखने लगता है। डर से उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं।
उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फूट फूट कर रोने लगती है। ये देखकर युवराज सना से कहता है, सना, अब तुम बिल्कुल सेफ हो। मेरे रहते हुए तुम्हें यहाँ कोई खतरा नहीं है। तुम बेझिझक बता सकती हो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। युवराज की बातें सुनकर सना कुछ शांत होती है। वो अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, उस रात मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके 10 बजे ही सो गई थी। उस रात नींद में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत मेरा नाम लेकर मुझे बुला रही है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। लेकिन जैसे ही मेरी नींद खुली मैंने देखा कि मैं अपने बेड पर नहीं बल्कि मैं उस विशिंग वेल के पास खड़ी थी। सना की ये बात सभी गौर से सुन रहे थे। वो आगे कहती है, जब मैंने खुद को अंधेरी रात में उस विशिंग वेल के पास पाया तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। मैंने अपने आसपास देखा तो उस वक्त वहां कोई भी नहीं था। मैं वहां से भागने की कोशिश कर रही थी लेकिन मेरे पैर उस जमीन से चिपक गए थे। मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तभी एक भयानक साया मेरे पास आ गया। उसने बहुत डरावनी आवाज में मुझसे कहा, अब कुछ दिनों के लिए मेरे लिए तुम शिकार करोगी। ये कहते ही उस साय ने मेरा गला पकड़कर मुझे जमीन से ऊपर उठा लिया और विशिंग वेल के अंदर फेंक दिया। कमरे में बैठे सभी लोग सना की ये बात सुनकर हैरान रह गए थे, क्योंकि बिल्कुल यही सब सुहानी ने अपने सपने में देखा था। युवराज सना से कहता है, क्या तुम्हें याद है कि इसके आगे क्या हुआ था? ये सुनकर फिर से सना की आंखें भर आती हैं। वो हिम्मत करके आगे कहती है, उस विशिंग वेल में गिरने के बाद मैं किसी खंडर जैसी जगह पर पहुंच गई थी। उसके बाद से मेरी बॉडी और दिमाग पर कोई कंट्रोल नहीं रह गया था। मैं वही करती थी जो वो साया मुझसे करवाता था। उसने मेरे हाथों कई मासूम लोगों की जान ली, कभी विशिंग वेल के पास तो कभी उसी खंडर जैसे कमरे में। मैं ज्यादातर बेहोश ही रहती थी। मुझे होश केवल उस वक्त आता था जब मैं किसी की जान लेती थी। ये कहते हुए सना फूट फूट कर रोने लगती है। सभी को सना की कहानी सुनकर उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। युवराज सना से कहता है, अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे घर जाने का इंतजाम करता हूँ। ये कहकर युवराज उस कमरे से बाहर जाने लगता है और बाकी लोगों को भी कमरे से बाहर निकलने का इशारा करता है। कमरे से बाहर निकलते ही सुहानी युवराज से कहती है, युवराज सर, अगर पुलिस को पता चल गया कि सना जिंदा है तो उन मर्डर्स की पहली सस्पेक्ट खुद सना हो जाएगी और हम ये साबित नहीं कर पाएंगे कि लोगों को वो साया मार रहा है, ना कि कोई इंसान। युवराज कहता है, मैं जानता हूँ, मैंने पहले ही सना की फैमिली को कॉल करके उन्हें ये बातें समझा दी हैं। मैंने उनसे कहा है कि कुछ महीनों तक सना को अंडरग्राउंड रहना होगा। युवराज और सुहानी जब बात कर रहे थे तभी निशा का मोबाइल बजता है। निशा जब अपना मोबाइल चेक करती है तो उसमें एक नोटिफिकेशन आया था। निशा उस नोटिफिकेशन को ओपन करती है। नोटिफिकेशन ओपन करते ही निशा अपने फोन में जो देखती है उसे देखकर उसकी आंखें हैरानी से और भी बड़ी हो जाती हैं। निशा लगभग चीखते हुए कहती है, ओ माय गॉड, क्या किसी ने ये न्यूज़ देखी? निशा ने अपने मोबाइल में ऐसा क्या देखा? क्या युवराज सना को पुलिस से बचा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। निशा अपने फोन को देखते हुए हैरानी के साथ कहती है, ओ गॉड, क्या तुम लोगों ने ये न्यूज़ देखी? निशा की बात सुनकर सभी का ध्यान उसकी तरफ जाता है। विवेक कंफ्यूज होकर कहता है, कौन सी न्यूज़? निशा अपने मोबाइल में देखते हुए वो खबर पढ़ती है। 2 दिन पहले शहर के जंगल में 7 लोगों की लाश मिली है। ये सुनकर विवेक और सुहानी हैरानी के साथ लगभग चीखते हुए कहते हैं, क्या? इस वक्त दोनों अपनी आंखें फाड़कर निशा को ही देख रहे थे, लेकिन युवराज कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। एक्चुअली उसे इस बारे में उसी रात से पता था
जिस रात पुलिस को ये लाशें मिली थी। युवराज के लोग शिमला में हर तरफ फैले हैं। शहर की ऐसी कोई बात नहीं होती थी जो युवराज को नहीं पता थी, और ये बात तो उसके डैड और पद्मिनी से रिलेटेड थी, तो युवराज का इस पर कुछ ज्यादा ही ध्यान था। निशा वो न्यूज आगे पढ़ती है। कुछ दिनों से देश के अलग अलग शहरों से लोगों के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज की जा रही थी। जंगल से मिली ये 7 लाशें उन्हीं लोगों में से हैं। सूत्रों के मुताबिक ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है, जिसका कनेक्शन शिमला के बिजनेसमैन मिस्टर यशवंत दीवान और पद्मिनी सिंघानिया से बताया जा रहा है। निशा के ये पढ़ते ही निशा, विवेक और सुहानी की नजर युवराज पर जाती है। युवराज के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम लोग उस रूम में जाकर आराम कर सकते हो, मुझे कुछ जरूरी काम है। ये कहकर युवराज दूसरे कमरे में चला जाता है। युवराज कमरे में जाकर बेड पर बैठ जाता है और अपना लैपटॉप निकालकर उसमें कुछ देखने लगता है। दूसरी तरफ सुहानी, निशा और विवेक युवराज के बताए कमरे में चले जाते हैं। तीनों इस वक्त बहुत ज्यादा हैरान थे। निशा बेड पर जाकर लेट जाती है और थोड़ी ही देर में उसे नींद आ जाती है। सुहानी और विवेक पास के काउच पर जाकर बैठ जाते हैं। विवेक कुछ सोचते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है? विवेक की ये आवाज सुनकर सुहानी का ध्यान उसकी तरफ जाता है। वो अपनी आंखें सिकुड़कर कहती है, तुम क्या कह रहे हो? क्या कैसे हो सकता है? विवेक जवाब देता है, सुहानी, तुम नहीं जानती, लेकिन युवराज दीवान या उसकी फैमिली के बारे में कोई भी न्यूज बिना उनकी परमिशन के इस तरह वायरल नहीं हो सकती। उनके पास एक बहुत बड़ी टीम है जो उनके पब्लिक इमेज को हैंडल करती है। अरे वो शिमला के ही नहीं बल्कि इंडिया के भी जाने माने बिजनेसमैन हैं। आखिर कौन है जो इन सब के बावजूद उनके डैड के अगेंस्ट ऐसी न्यूज वायरल कर सकता है? सुहानी तुरंत बोल पड़ती है, एएसपी अर्नव सिंह, उन्होंने ही ये न्यूज वायरल कराई है। सुहानी का जवाब सुनकर विवेक शॉक्ड रह जाता है। वो बौखलाहट के साथ कहता है, तुम इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती हो कि ये न्यूज एएसपी अर्नव सिंह ने वायरल करवाई है? सुहानी विवेक को बताती है, आज रात जब एएसपी सर हमें सिंघानिया मेंशन से हॉस्टल लेके जा रहे थे, तभी उनके मोबाइल पर किसी रोहित का कॉल आया था। उसकी बात गौर से सुनने के बाद अर्नव सर ने फोन पर कहा था, वायरल कर दो। कुछ सोचते हुए सुहानी आगे कहती है, तुम्हें वो लड़का रोहित याद है जो जर्नलिस्ट था? उसी ने मुझे इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस के बारे में बताया था। अगर ये वही रोहित है तो ये न्यूज अर्नव सर ने ही वायरल किया है। विवेक भी अब किसी सोच में पड़ जाता है। सुहानी कुछ सोचते हुए कहती है, हाँ, एक और बात, अगर पद्मिनी सिंघानिया और इस केस के बीच कोई भी कनेक्शन है तो हमें अर्नव सर की मदद करनी चाहिए, जिससे वो उन हॉस्टेजेस को बचा सकें। विवेक सुहानी की बात बीच में काटते हुए कहता है, सुहानी, तुम ये क्या कह रही हो? ये कोई मामूली केस नहीं है। ये 1000 से ज्यादा लोगों की किडनैपिंग का केस है। अगर हम इसमें फंस गए तो कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमारा फ्यूचर, करियर, सब कुछ शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। सुहानी कहती है, तुम्हें याद है, तुमने ही कहा था कि जब भी पुराने रोड पर कोई मर्डर होता है उसके अगले दिन पद्मिनी सामने आती है। विवेक तुरंत जवाब देता है, हाँ, मैंने कहा था, लेकिन ये पुरानी बात है, अब तो पद्मिनी रोज कॉलेज आने लगी है। सुहानी उसे बीच में ही टोकते हुए कहती है, हाँ, अब वो रोज आती है, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि उन लोगों की पद्मिनी ने ही किडनैपिंग करवाई हो और जिस दिन उसे शिकार नहीं मिलता वो उन लोगों को मार देती होगी। सुहानी की बात सुनकर विवेक की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और उसका मुंह खुला रह जाता है। वो घबराहट भरी आवाज में कहता है, हाँ हाँ, ये हो सकता है। और सना ने भी तो कहा था कि वो साया कभी विशिंग वेल तो कभी किसी कमरे में सना के हाथों लोगों को मरवाता था। सुहानी कहती है, अगर पद्मिनी ही वो साया है तो इसका मतलब वो उन सभी हॉस्टेजेस को मार देगी
सब कुछ जानकर भी हम चुप नहीं बैठ सकते। हमें बिना सामने आए एएसपी सर की मदद करनी होगी। विवेक सुहानी की बात से सहमत होकर कहता है, तुम ठीक कह रही हो। हमें ये काम बिना सामने आए ही करना होगा, क्योंकि अगर युवराज सर को थोड़ा भी शक हुआ कि हम उनके डैड के अगेंस्ट पुलिस की मदद कर रहे हैं, तो पता नहीं हमारा क्या होगा। विवेक के ऐसा कहने पर कमरे में सन्नाटा छा जाता है। जिस कमरे में सुहानी और विवेक ये बात कर रहे थे, उस कमरे के दीवार के दूसरी तरफ वाले कमरे में युवराज बैठा था। वो सुहानी और विवेक के बीच हुई सारी बातें सुन रहा था। युवराज अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुमने ठीक कहा। मैं तुम लोगों को अपने डैड के अगेंस्ट पुलिस की मदद नहीं करने दूंगा। कुछ ही देर बाद सुबह हो जाती है। सना के पेरेंट्स वहां आकर उसे अपने साथ ले जाते हैं। सुहानी भी अपने दोस्तों के साथ युवराज के घर से चली जाती है। सुबह के 10 बजे थे। सुहानी, निशा और विवेक एक साथ कॉलेज पहुंचते हैं। जनवरी का महीना चल रहा था। कड़ाके की ठंड और चारों तरफ हरियाली शिमला के माहौल को और भी सुहाना बना रही थी। इस ठंड में सूरज की प्यारी सी धूप लोगों के मन को बहुत सुकून पहुंचा रही थी। सभी स्टूडेंट्स गर्म कपड़े पहने हुए कॉलेज कैंपस में घूम रहे थे, क्योंकि क्लास लगने में अभी कुछ वक्त बाकी था। सुहानी अपने दोस्तों के साथ कॉलेज कैंपस के अंदर आती है। वो देखती है कि हर दिन से अलग आज सभी स्टूडेंट्स काफी परेशान लग रहे थे। जिस चेहरे पर भी सुहानी की नजर पड़ती है, वो सभी टेंशन में थे। विवेक और निशा भी ये देखकर चौंक जाते हैं। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया कि सारे स्टूडेंट्स इतनी टेंशन में हैं। विवेक अपने पास से गुजर रहे एक लड़के को रोककर उससे कहता है, प्रवीण, क्या बात है? कॉलेज में सब इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? प्रवीण विवेक का हाथ झटक कर अपने कंधे से हटा देता है और कहता है, भाई परेशान मत कर, अभी ना दिमाग सही नहीं है। ये कहकर प्रवीण वहां से चला जाता है। निशा उसे अजीब सी नजरों से देखते हुए कहती है, इसे क्या हुआ? इसकी गर्लफ्रेंड किसी के साथ भाग गई क्या, जो ये ऐसे रो रहा है? निशा ऐसा कहते हुए अपनी क्लासमेट रिया के पास जाती है। सुहानी और विवेक भी उसके साथ ही चलते हैं। निशा रिया से पूछती है, यार रिया, ये कॉलेज में सबको क्या हो गया है? सबका मुंह क्यों लटका हुआ है? रिया परेशान होकर कहती है, तुझे नहीं पता क्या? निशा बहुत ही कैजुअली कहती है, मुझे क्या नहीं पता? रिया टेंशन से भरी आवाज में कहती है, हमारा सेमेस्टर एग्जाम कब होने वाला था? निशा रिलैक्स होकर कहती है, नेक्स्ट मंथ। रिया अपनी बात पर जोर देते हुए कहती है, जो एग्जाम नेक्स्ट मंथ होने वाला था वो परसों से स्टार्ट हो रहा है। ये सुनते ही सुहानी और विवेक एक साथ चीखते हुए कहते हैं, क्या? निशा तो ये सुनकर सदमे में ही चली गई थी और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वो बस अपनी आंखें बड़ी करके मुंह खोलकर खड़ी थी। कुछ वक्त तक निशा इसी हालत में खड़ी रहती है। निशा की ऐसी हालत देखकर सुहानी उसके कंधे को पकड़कर उसे हिलाते हुए कहती है, निशा। निशा एक झटके से होश में आती है। होश में आते ही वो पैनिक करते हुए कहती है, ये कैसे हो सकता है? एग्जाम तो नेक्स्ट मंथ था ना। 15 दिन पहले एग्जाम कैसे हो सकता है? अब हम क्या करेंगे? अगर मैं फेल हो गई तो मेरी पॉकेट मनी फिर से आधी हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कॉलेज वाले मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। सुहानी और विवेक निशा को शांत करने की कोशिश करते हैं। विवेक अपने बैग से बोतल निकालकर निशा को पानी पिलाता है। कुछ देर बाद निशा थोड़ी नॉर्मल होती है। कुछ देर पहले जो उदासी कॉलेज के बाकी स्टूडेंट्स के चेहरे पर थी, वो उदासी अब सुहानी, निशा और विवेक के चेहरे पर भी आ गई थी। तीनों कॉलेज के बड़े से हॉल में एक पिलर के पास खड़े थे। सुहानी इरिटेट होकर कहती है, ऐसे अचानक एग्जाम प्रीपोन करने की क्या वजह हो सकती है? विवेक और निशा भी इसी सोच में डूबे हुए थे। तभी प्रिंसिपल ऑफिस से पद्मिनी सिंघानिया बाहर निकलती है। उसने आज येलो कलर की साड़ी पहनी थी। उसके लंबे स्ट्रेट बाल खुले हुए थे। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई थी और वो बहुत तेजी से चलते हुए कॉलेज के बाहर जा रही थी।
उसे आते देख कॉलेज के स्टूडेंट्स डरकर उसके रास्ते से हटने लगते हैं। सुहानी की नजर पद्मिनी के दाएं हाथ पर जाती है। उसके हाथ में एक पट्टी बंधी थी। उसे देखकर सुहानी अपने मन में कहती है, अजीब इत्तेफाक है, पद्मिनी सिंघानिया की उसी हाथ पर पट्टी बंधी है जिस पर कल युवराज सर को चोट लगी थी। सुहानी काफी टाइम से पद्मिनी और युवराज के बीच कोई कनेक्शन नोटिस कर रही थी और शायद उसे समझ भी आ रहा था कि उनके बीच ये कनेक्शन क्यों है और क्यों युवराज इस बारे में कोई बात नहीं करता। पद्मिनी गुस्से में कॉलेज के बाहर जा रही थी, तभी सामने से युवराज कॉलेज के अंदर आता है। अब पद्मिनी और युवराज आमने सामने थे। पद्मिनी गुस्से भरी नजरों से युवराज को देख रही थी, जबकि युवराज अपने उसी एटीट्यूड से एक नजर पद्मिनी को देखकर अपनी नजरें फेर लेता है, जैसे वो युवराज के लिए कुछ मैटर ही नहीं करती। ये देखकर पद्मिनी का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। युवराज पद्मिनी को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। युवराज के जाने के बाद निशा कहती है, यार कुछ भी कहो, युवराज सर का एटीट्यूड किलर है। किसी भी लड़की को उनसे पहली नजर में प्यार हो सकता है। विवेक निशा को घूर कर देखता है। अब निशा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो इधर उधर देखते हुए चुप हो जाती है। इधर युवराज प्रिंसिपल ऑफिस में एंटर करता है। उसे देखते ही प्रिंसिपल अपने चेयर से उठकर युवराज को वेलकम करता है। युवराज भले ही कॉलेज में पढ़ाता था, लेकिन सही मायने में वही कॉलेज का ट्रस्टी था। कॉलेज का पूरा स्टाफ उससे घबराता था क्योंकि सभी युवराज के स्ट्रिक्ट बिहेवियर से वाकिफ थे। प्रिंसिपल थोड़ा नर्वस होकर युवराज से कहता है, सर आपके कहने पर हमने एग्जाम प्रीपोन कर दिया है। कॉलेज का एग्जाम परसों से ही स्टार्ट हो जाएगा। युवराज बिना कुछ कहे अपना सर हिला देता है और प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर चला जाता है। युवराज के जाने के बाद प्रिंसिपल अपने माथे पर आ रहे पसीने को पोंछते हुए कहता है, आखिर बात क्या है? युवराज दीवान ने एग्जाम प्रीपोन क्यों कराया? क्या है युवराज के एग्जाम प्रीपोन करने की वजह? कौन है उस वायरल न्यूज के पीछे का इंसान? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। एग्जाम प्रीपोन कराकर युवराज सुहानी और उसके दोस्तों को कुछ दिनों तक बिजी रखना चाहता था, ताकि वो अपने डैड के मैटर को अपने हिसाब से हैंडल कर सके और सुहानी के बारे में सब कुछ जान सके। इसीलिए उसने एग्जाम प्रीपोन करवाया था। क्लास खत्म होने के बाद युवराज कॉलेज कैंपस से बाहर अपने कार की तरफ बढ़ रहा था। युवराज का चेहरा हमेशा की तरह शांत था। कुछ सोचते हुए वो अपने मन में कहता है, बस कुछ देर और, आज रात भैरवनाथ से मुझे पता चल जाएगा कि आखिर सुहानी कौन है, क्यों वो मुझे उस साये से आजाद करना चाहती है और वो साया सुहानी के पीछे क्यों है। अपने कार के नजदीक जाकर युवराज की नजर गार्डन की तरफ जाती है और उसकी नजरें वहीं रुक जाती हैं। वहां सुहानी अकेले बैठी थी। वो काफी उदास लग रही थी। युवराज सुहानी को इग्नोर करके अपनी कार का दरवाजा खोलता है। वो कार के अंदर बैठने ही वाला होता है, लेकिन रुक जाता है। हमेशा की तरह इस बार भी युवराज सुहानी को इग्नोर नहीं कर पाता और उसकी तरफ बढ़ जाता है। सुहानी के पास जाकर युवराज देखता है कि वो गार्डन में एक चेयर पर बैठी थी और अपने हाथ में रखे किताब को एकटक देख रही थी। सुहानी को देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो अभी पढ़ तो नहीं रही है और कहीं खोई हुई है। युवराज सुहानी से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? युवराज की आवाज सुनकर सुहानी का ध्यान टूटता है और वो फौरन अपना सर उठाकर सामने देखती है। अपने सामने युवराज को खड़ा देखकर सुहानी चौंक जाती है और हड़बड़ाते हुए उठकर खड़ी हो जाती है। सुहानी नर्वस होकर युवराज से कहती है, सर आप यहाँ? युवराज अपना सवाल फिर से दोहराता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुहानी को समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे। तभी उसकी नजर अपने हाथ पर रखी किताब पर जाती है। सुहानी उस किताब को थोड़ा आगे बढ़ाकर कहती है, मैं बस पढ़ाई कर रही थी, एग्जाम्स आने वाले हैं ना। युवराज फिर से सुहानी की किताब को देखता है और उसके हाथों से वो किताब लेकर उस किताब को सुहानी की तरफ पलटते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम उल्टी किताबें भी पढ़ सकती हो।
युवराज के ऐसा कहते ही सुहानी की नजर उस किताब पर जाती है और उसे एहसास होता है कि उसने वो किताब उल्टी पकड़ी हुई थी। सुहानी युवराज के सामने काफी एम्बेरस हो जाती है और अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाने लगती है, लेकिन युवराज की नजरें अभी भी सुहानी पर टिकी हुई थीं। सुहानी को इस तरह से नर्वस और परेशान देखकर युवराज उससे कहता है, तुम परेशान लग रही हो। सुहानी अपनी नजरें झुकाए हुए कहती है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। युवराज अपनी बात पर जोर देकर कहता है, तुम मुझे बता सकती हो। सुहानी मायूस होकर कहती है, सर, एग्जाम प्रीपोन हो गया है। पहले ही मैंने कॉलेज 3 महीने लेट ज्वाइन किया था और अब एग्जाम भी 15 दिन पहले हो रहे हैं। अगर मैंने 95% स्कोर नहीं किया तो मेरी स्कॉलरशिप चली जाएगी, फिर मेरी आगे की पढ़ाई। ये कहते कहते सुहानी रुक जाती है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। सुहानी युवराज से नजरें नहीं मिला रही थी क्योंकि वो युवराज को अपना आंसू नहीं दिखाना चाहती थी। युवराज गौर से सुहानी को देखते हुए उसकी बातें सुन रहा था। सुहानी को ऐसे परेशान देखकर उसे बुरा भी लग रहा था क्योंकि वो अभी जिस प्रॉब्लम में थी उसकी वजह खुद युवराज ही था। कुछ देर खामोश रहने के बाद युवराज कहता है, डोंट वरी, तुम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगी। युवराज की इस सिंपैथी से सुहानी का मूड बिल्कुल भी नहीं बदलता। वो बस उदास होकर वहीं खड़ी रहती है। तभी उसकी नजर युवराज के दाएं हाथ पर जाती है। वो देखती है कि युवराज के हाथों में अभी भी वही रुमाल बंधा हुआ था जो कल रात सुहानी ने बांधा था। सुहानी बिना कुछ सोचे युवराज का हाथ पकड़कर उस चोट को देखने लगती है। युवराज एक पल के लिए चौंक जाता है। सुहानी युवराज के हाथ में बंधे उस रुमाल को निकाल देती है। युवराज ने अब तक उसकी ड्रेसिंग नहीं कराई थी। सुहानी युवराज के उस चोट को देखते हुए कहती है, आपने अब तक इसकी ड्रेसिंग क्यों नहीं कराई? सुहानी की आवाज में युवराज के लिए फिक्र थी। युवराज सुहानी के सवाल का कोई जवाब नहीं देता, लेकिन उसकी नजर अभी भी सुहानी के चेहरे पर ही थी। सुहानी का इस तरह युवराज की परवाह करना उसे एक अलग एहसास दे रहा था। इस बात से अनजान सुहानी अपने बैग से एक छोटा सा फर्स्ट एड किट निकालती है। वो अपने बैग में हमेशा एक फर्स्ट एड किट रखती थी। सुहानी दवा लेकर युवराज के उस चोट पर लगाना शुरू कर देती है। युवराज के जख्म काफी गहरे थे क्योंकि उस साय ने पूरी ताकत से उस चाकू को सुहानी पर फेंका था। अगर युवराज ने वो चाकू नहीं पकड़ा होता तो वो सोच भी नहीं सकता था कि उस वार से सुहानी की क्या हालत होती। इस वक्त सुहानी का पूरा ध्यान युवराज की चोट पर था और युवराज का ध्यान सुहानी पर। युवराज के चोट की ड्रेसिंग करते हुए सुहानी अचानक से रुक जाती है। ये देखकर युवराज कहता है, क्या हुआ? सुहानी युवराज से कहती है, युवराज सर, आप तो किसी भी चोट को 1 सेकंड में ठीक कर सकते हो, तो आपने अपने हाथ के इस चोट को ठीक क्यों नहीं किया? युवराज सुहानी के इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता। सुहानी फिर से कहती है, युवराज सर, मैंने आपसे कुछ पूछा है। युवराज इधर उधर देखते हुए कहता है, वो मैं इसे बाद में ठीक कर लूंगा। युवराज सुहानी के हाथों से अपना हाथ हटा लेता है और आगे कहता है, मुझे कुछ जरूरी काम है। युवराज पीछे मुड़ता है और अपनी कार की तरफ बढ़ जाता है। सुहानी युवराज के इस अजीब बर्ताव को बस देखती रह जाती है। सुहानी अपना सर खुजाते हुए कहती है, इनके मूड स्विंग्स तो किसी भी लड़की से ज्यादा हैं। रात के 8 बजे थे। युवराज की कार उस घने अंधेरे जंगल के बीच से भैरवनाथ की गुफा की तरफ बढ़ रही थी। भैरवनाथ वही तांत्रिक था जिससे युवराज 2 दिन पहले मिलने गया था। युवराज बड़ी तेजी से अपनी कार चला रहा था। उसके दिमाग में इस वक्त कई सवाल चल रहे थे जिसका जवाब आज उसे मिलने वाला था। शिमला से बाहर निकलते ही युवराज ड्राइव करते हुए एक नंबर पर कॉल करता है। उसने अपने कान पर एक ब्लूटूथ लगाया हुआ था जिससे वो अपने फोन कॉल्स अटेंड करता था। सामने से एक आदमी कॉल आंसर करता है। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि युवराज के डैड यशवंत दीवान थे।
यशवंत दीवान फोन पर कहते हैं, हाँ बेटा कहो। यशवंत दीवान की आवाज सुनकर युवराज का चेहरा और कठोर हो जाता है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। युवराज यशवंत दीवान से कहता है, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या आप मॉम के साथ उनके ट्रीटमेंट के लिए मुंबई शिफ्ट हो रहे हैं? युवराज की ये बात सुनकर यशवंत के भी बात करने का अंदाज बदल जाता है। वो सख्ती के साथ कहते हैं, युवराज इस बारे में हमारी कई बार बात हो चुकी है। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि मैं शिमला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। और रही बात सावित्री की, तो हम सावित्री के साथ एक पूरा स्टाफ भेज सकते हैं जो हर वक्त उसका ख्याल रखेगा। यशवंत की बात सुनकर युवराज का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है, डैड, आपको पता है ना कि न्यूज में। युवराज ये कह ही रहा था, तभी यशवंत उसकी बात काटते हुए कहता है, इन छोटे मोटे न्यूज आर्टिकल से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं शिमला में ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुनकर युवराज फोन कट कर देता है और गुस्से में स्टीयरिंग को जोर से मारता है। युवराज खुद से कहता है, मुझे मॉम डैड को शिमला से बाहर भेजना ही होगा, वरना वो साया कभी भी उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। उसे मेरी कमजोरी बहुत अच्छे से पता है। गुस्से में युवराज के कार की स्पीड और भी बढ़ जाती है। उस पथरीली जमीन पर भी युवराज की कार ऐसे चल रही थी जैसे वो कोई रेसिंग ट्रैक हो। कुछ ही देर में युवराज उसी गुफा में फिर से पहुंच जाता है जहां वो 2 दिन पहले आया था। हमेशा की तरह गुफा के चारों तरफ बर्फीली पहाड़ियां फैली हुई थीं। वहां दूर दूर तक रोशनी का नामो निशान नहीं था। आसपास इंसान तो दूर, कोई जानवर भी नहीं दिख रहा था। बस भेड़ियों के एक झुंड की आवाज आ रही थी। उस अंधेरी रात में ये दृश्य बहुत ही डरावना लग रहा था। युवराज कुछ दूरी तक पहाड़ी पर चढ़कर उसी सकरे रास्ते से गुफा के अंदर जाता है। अंदर पहुंचने पर युवराज देखता है कि भैरवनाथ ध्यान मुद्रा में बैठा था। उसने काली धोती पहनी थी और उसके माथे पर काले रंग के भभूति का टीका लगा हुआ था। उसके चारों तरफ लाल रंग के किसी पाउडर से घेरा बना हुआ था और सामने एक हवन कुंड था। उस कुंड के आसपास तंत्र क्रिया से संबंधित कुछ सामान रखे हुए थे। भैरवनाथ अपनी साधना में लीन था। युवराज के गुफा के अंदर जाने पर भैरवनाथ आंखें बंद किए हुए कहता है, आओ युवराज, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। युवराज बिना वक्त गवाए उससे कहता है, क्या तुम्हें पता चला कि? भैरवनाथ युवराज की बात को काटते हुए कहता है, हाँ, मैंने पता लगा लिया है। जिस लड़की के केश तुमने मुझे उस दिन दिए थे, ये वही लड़की है। भैरवनाथ का जवाब सुनकर युवराज सकते में आ जाता है। उसकी आंखें हैरानी से और बड़ी हो जाती हैं। भैरवनाथ थोड़ी नरमी के साथ कहता है, युवराज, तुम्हारे आजाद होने की उम्मीद अभी भी जिंदा है। तुम अब तक हारे नहीं हो। वो लड़की जो तुम्हें साए से मुक्त कर सकती है, अभी भी जिंदा है। ये सुनते ही युवराज की आंखें नम हो जाती हैं। अब उसकी आंखों के सामने उसके पास्ट के वही सीन बार बार चल रहे थे। वो खुद को संभालते हुए कहता है, लेकिन 11 साल पहले वो एक्सीडेंट, और तुमने भी तो कहा था कि वो अब जिंदा नहीं है। भैरवनाथ हैरानी से कहता है, यही तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो लड़की इतनी भयानक दुर्घटना से बच कैसे गई। और जब मैंने उसकी आयु गणना की थी तो उसके अनुसार वो मर चुकी थी। इसका मतलब साफ है, कोई तो है जो उसे हम सबसे छुपा रहा है। युवराज कहता है, शिविका सक्सेना जिंदा है? इसका मतलब मिस्टर सक्सेना भी? भैरवनाथ फौरन कहता है, नहीं, उस लड़की का पिता जिंदा नहीं है। उस रात उसकी लाश मैंने खुद देखी थी। बस इस लड़की की लाश नहीं मिली थी तो लोगों को लगा कि वो खाई में ही गिरकर मर चुकी है। कुछ देर रुककर भैरवनाथ आगे कहता है, युवराज, हमें फिर से एक बार कोशिश करनी होगी। अभी उम्मीद खत्म नहीं हुई है। युवराज भैरवनाथ के सामने खामोश खड़ा था। भैरवनाथ उसके चेहरे को देखते हुए ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर युवराज के दिमाग में चल क्या रहा है, लेकिन युवराज का दिमाग पढ़ पाना उसके बस की बात नहीं थी। कुछ देर तक सोचने के बाद भैरवनाथ फिर से कहता है,
युवराज, एक और संकट आने वाला है जिसे हमें किसी भी तरह से रोकना होगा। युवराज सवालिया नजरों से उसे देखता है। भैरवनाथ कहता है, इस माह की अमावस्या की रात अगर उसने 1000 लोगों की बलि दे दी तो शायद उसे हमेशा के लिए इंसानी रूप मिल जाएगा। वो पहले से कई ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और उसे रोकना लगभग नामुमकिन होगा। हमें उसे ऐसा करने से रोकना होगा। युवराज को अब समझ में आता है कि उसके डैड यशवंत दीवान ने इतने लोगों को हॉस्टेज बनाकर क्यों रखा है। आने वाली अमावस्या को वो साया इन सब की बलि देकर हमेशा के लिए एक इंसानी शरीर पाना चाहता था। युवराज ये सब सोचकर गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध लेता है। वो तांत्रिक से कहता है, तुम अपनी तैयारी शुरू कर दो, अब वक्त आ गया है। उसने बहुत लोगों की जिंदगियां ली हैं, अब हमारी बारी है। क्या चल रहा है युवराज के दिमाग में, और क्या अर्नव ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस को सॉल्व कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। युवराज भैरवनाथ से कहता है, तुम अपनी तैयारी शुरू कर दो, अब वक्त आ गया है। उसने बहुत लोगों की जिंदगियां ली हैं, अब हमारी बारी है। अपनी बात पूरी करके युवराज उस गुफा से बाहर चला जाता है। अभी भी युवराज के मन में हजारों सवाल चल रहे थे, लेकिन सबसे पहले उसे उस साय को इतने लोगों को मारने से रोकना था। और रही बात सुहाने की, तो उसके बारे में पता करने के लिए युवराज के पास काफी वक्त था। इधर अर्नव पुलिस स्टेशन में अपना काम कर रहा था। रात के 11 बज गए थे। इस वजह से पुलिस स्टेशन में ज्यादा लोग नहीं थे। अर्नव गोपाल के साथ इंस्पेक्टर शर्मा के ऑफिस में बैठा था। वो काफी देर से कुछ फाइल्स पलट रहा था। गोपाल हैरान होकर अर्नव को घूर रहा था और अर्नव ये बात काफी देर से नोटिस कर रहा था, लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। अर्नव जोर से एक फाइल बंद करते हुए गोपाल से कहता है, यार गोपाल, मुझे सुबह से ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? अर्नव के इस रिएक्शन से गोपाल हड़बड़ा जाता है। वो घबराते हुए कहता है, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। अर्नव गोपाल पर दबाव बनाते हुए कहता है, अरे पूछ लो यार, पेट में ज्यादा देर तक बात नहीं रखना चाहिए वरना दर्द होने लगता है। हालांकि अर्नव अच्छे से जानता था कि गोपाल उससे क्या पूछना चाहता है, लेकिन वो ये बात गोपाल के मुंह से ही सुनना चाहता था। गोपाल डर से हकलाते हुए अर्नव से कहता है, सर, मुझे लगता है कि जंगल में 7 लोगों की लाश मिलने वाली न्यूज और इससे यशवंत दीवान के कनेक्शन की बात आपने ही वायरल कराई है। अर्नव अपनी कुर्सी से उठकर चलते हुए कहता है, तुम्हें बिल्कुल ठीक लगता है, ये न्यूज मैंने ही वायरल कराई है। गोपाल हैरानी से अर्नव को देखते हुए पूछता है, लेकिन क्यों सर? ऊपर से तो हमें इस न्यूज को दबाने के इंस्ट्रक्शन मिले थे ना? अर्नव गोपाल को समझाते हुए कहता है, गोपाल, हमें ऊपर से इस न्यूज को दबाने के इंस्ट्रक्शन इसलिए मिले थे क्योंकि इस केस में बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। इस केस को सॉल्व करने के लिए ना तो हमें ऊपर से सपोर्ट मिल रहा था, ना ही एक काबिल टीम। हर वो कोशिश की जा रही थी कि ये केस बाहर ही ना आए। अब जबकि ये केस सबकी नजरों में आ गया है, तो अब इसे सॉल्व करने का प्रेशर ऊपर के ऑफिसर्स पे भी आ गया है। अब तुम देखना कैसे हमें ऊपर से सपोर्ट भी मिलता है और एक टीम भी। अर्नव के ऐसा कहते ही उसके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है, जिसे देखकर अर्नव के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए गोपाल से कहता है, देखा गोपाल, न्यूज वायरल होने का कमाल। कल सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ट्रेन्ड टीम हमारी मदद करने के लिए शिमला आ रही है। ये खबर सुनकर गोपाल के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए कहता है, क्या बात है सर, आपका दिमाग तो चाचा चौधरी से भी तेज चलता है। गोपाल के ऐसा कहते ही अर्नव का मोबाइल फिर से बजता है। इस बार अर्नव के पास एक प्राइवेट नंबर से कॉल आया था। अर्नव कॉल रिसीव करके कहता है, हेलो, एएसपी अर्नव सिंह हियर। इतना कहने के बाद अर्नव एक शब्द भी नहीं कहता। वो बस कॉलर की बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था। गोपाल भी उत्सुकता के साथ अर्नव को ही देख रहा था। कुछ देर बाद अर्नव कॉल कट कर देता है।
कॉल कट करते ही अर्नव के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए कहता है, ये हुई ना बात। अर्नव की स्माइल देखकर गोपाल क्यूरियस होकर उसकी तरफ देखता है। अर्नव उस पर ध्यान दिए बिना बस मुस्कुरा रहा था। जब गोपाल से रहा नहीं जाता तो वो अर्नव से कहता है, क्या हुआ सर, आप तो फिर से मुस्कुराने लगे। अर्नव अपनी चेयर पर आकर बैठ जाता है और कुछ याद करते हुए कहता है, तुमने क्या कहा था गोपाल कि युवराज दीवान के रहते हम उसके डैड यशवंत दीवान पर हाथ नहीं डाल सकते। गोपाल अपनी बात पर टिका रहता है और कहता है, हाँ सर, युवराज दीवान किसी को भी अपने परिवार को नुकसान पहुंचाने नहीं देगा। उसकी मर्जी के बिना हम यशवंत दीवान तक कभी नहीं पहुंच सकते। गोपाल की बात सुनकर अर्नव हल्की हंसी के साथ कहता है, चलो देखते हैं इस बार युवराज अपने डैड को मुझसे कैसे बचाता है। ये कहते हुए अर्नव की आंखों में अलग ही चमक थी, जैसे गोपाल समझने की कोशिश कर रहा था लेकिन समझ नहीं पा रहा था। अगले दिन युवराज दोपहर के समय सेंट थॉमस कॉलेज पहुंचता है। कल से कॉलेज के एग्जाम शुरू होने वाले थे, इसलिए आज कॉलेज की छुट्टी थी। लेकिन गिनती के कुछ स्टूडेंट्स आज भी कॉलेज में दिखाई दे रहे थे, जो अपने किसी न किसी काम से आए थे। युवराज को भी कल के लिए तैयार किए गए कुछ क्वेश्चन पेपर्स चेक करने थे, इसीलिए वो भी कॉलेज आया था। वैसे युवराज को ये सब करने की कोई जरूरत तो नहीं थी, लेकिन उसे ऐसा करना अच्छा लगता था। स्टूडेंट्स को पढ़ाना उसकी हॉबी थी। ऐसा करते हुए वो अपनी प्रॉब्लम्स को कुछ पलों के लिए भूल जाया करता था। युवराज एक फाइल में पेपर्स ले जाकर लाइब्रेरी में उसे चेक करने बैठ जाता है। वैसे तो ये सारा काम अपने ऑफिस में कर सकता था, लेकिन लाइब्रेरी खाली होने की वजह से युवराज यहाँ आया था। अपना काम खत्म करने के बाद वो फाइल साइड में रखता है और खुद एक बुक निकालकर पढ़ने लगता है। लाइब्रेरी में कोई भी नहीं था, वहां बिल्कुल खामोशी थी। युवराज पूरे कंसंट्रेशन के साथ वो किताब पढ़ रहा था। तभी उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई देती है। वो आवाज सुनकर युवराज थोड़ा चौंक जाता है, क्योंकि लाइब्रेरी में उसके अलावा कोई भी नहीं था। युवराज क्यूरियस होकर अपने आसपास देखता है, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। धीरे धीरे वो आवाज तेज होने लगती है। युवराज जब उस आवाज पर गौर करता है तो उसे पता चलता है कि ये किसी लड़की के सिसकने की आवाज थी। वो आवाज सुनकर युवराज अलर्ट हो जाता है। वो गौर से सुनने की कोशिश करता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। अब युवराज को वहां कुछ गड़बड़ लग रही थी। वो आवाज लाइब्रेरी के फर्स्ट फ्लोर से आ रही थी। युवराज उस आवाज का पीछा करते हुए फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाता है। फर्स्ट फ्लोर में बुक शेल्फ ज्यादा थे और स्टडी स्पेस कम। फाइनली युवराज उसके सोर्स तक पहुंच जाता है। वो देखता है कि फर्स्ट फ्लोर के एक स्टडी टेबल पर सुहानी बैठी थी। उसके सामने 5-6 बुक्स खुली हुई हैं और वो उन बुक्स को देखते हुए रो रही है। युवराज सुहानी को लाइब्रेरी में ऐसे अकेले रोते हुए देखकर परेशान हो जाता है। वो जल्दी से सुहानी के पास जाकर उससे कहता है, क्या हुआ, तुम यहाँ अकेले बैठकर रो क्यों रही हो? सुहानी अचानक से युवराज को वहां देखकर हड़बड़ा जाती है। वो पहले तो अपना चेहरा छुपाकर अपने आंसू पोंछती है। इसके बाद वो चेयर से उठकर कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। सुहानी पहले ही इतना रो चुकी थी कि वो चाहकर भी अपनी सिसकियों को रोक नहीं पा रही थी। युवराज सुहानी की ये हालत देखकर उसके पास जाता है। वो सुहानी के कंधे पर हाथ रखकर उसे बैठाते हुए कहता है, रिलैक्स, तुम पहले शांत हो जाओ। युवराज को भी अब सुहानी की फिक्र हो रही थी। उसे सुहानी का इस तरह अकेले रोना बेचैन कर रहा था, लेकिन हमेशा की तरह वो बिल्कुल शांत दिख रहा था। सुहानी को बैठाने के बाद युवराज एक चेयर अपनी तरफ खींचकर उस पर बैठ जाता है। सुहानी की आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे, जिसे वो बार बार पोंछ रही थी। सुहानी युवराज के सामने रोना नहीं चाहती थी, लेकिन वो अपने आंसू रोक ही नहीं पा रही थी। युवराज अपने पॉकेट से रुमाल निकालकर सुहानी की तरफ बढ़ा देता है। सुहानी थोड़ी एम्बैरेस होकर वो रुमाल ले लेती है और उससे अपने आंसू पोंछती है।
आंसू पोंछने के बाद सुहानी उसी रुमाल से अपनी नाक भी पोंछने लगती है। अपनी नाक पोंछते हुए सुहानी की नजर युवराज पर जाती है। तभी उसे याद आता है कि ये रुमाल तो युवराज का है। वो परेशान होकर एक बार रुमाल को तो एक बार युवराज को देखने लगती है। ये मोमेंट सुहानी के लिए काफी एम्बैरेसिंग था। वो नर्वस होकर युवराज से कहती है, सर, मैं ये रुमाल धोकर वापस कर दूंगी। सुहानी के ऐसा कहने पर युवराज को हंसी आ रही थी, लेकिन वो अपनी हंसी छुपाते हुए सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहता है, कोई बात नहीं, इसे तुम रख सकती हो। शर्म के मारे सुहानी अपनी नजरें भी नहीं उठा पा रही थी। अब सुहानी का रोना बंद हो गया था, लेकिन वो अभी भी सिसक रही थी। युवराज सुहानी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या बात है, तुम कल शाम को भी परेशान लग रही थी और आज भी। तुम मुझे बता सकती हो क्या हुआ है? सुहानी मायूस होकर कहती है, सर, मैंने कॉलेज लेट ज्वाइन किया था। पहले ही मुझसे बहुत सारा सिलेबस मिस हो गया है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो मैंने कवर कर लिए हैं, लेकिन हिस्ट्री अभी तक बचा हुआ है। इसे मैं आने वाले वीक में कंप्लीट करने वाली थी, लेकिन इसका एग्जाम तो कल ही है। अब मैं 15 दिन का टारगेट कुछ ही घंटों में कैसे पूरा करूं? 95% तो दूर, मुझे लगता है कि कल के एग्जाम में मैं फेल ही हो जाऊंगी। फिर मेरी स्कॉलरशिप भी चली जाएगी और मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। सुहानी ये सब एक ही सांस में कह देती है और युवराज उसे देखता रह जाता है। सुहानी के चुप होते ही युवराज उससे कहता है, तुम पहले थोड़ा शांत हो जाओ। सुहानी तुरंत जवाब देती है, सर, शांत कैसे हो जाऊं? इन बुक्स को देखकर मुझे चक्कर आ रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि क्या पढूं और क्या नहीं। युवराज कहता है, तुम पहले अपनी आंखें बंद करके एक लंबी और गहरी सांस अंदर लो और फिर बाहर निकालो। सुहानी कंफ्यूज होकर युवराज को देखने लगती है। इसी एक्सप्रेशन में सुहानी युवराज को सबसे ज्यादा क्यूट लगती थी। रो रो कर उसकी नाक लाल हो चुकी थी। एक पल के लिए युवराज उसे देखता रह जाता है, लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभाल लेता है। युवराज अपनी आंखों से सुहानी को जो उसने कहा था वही करने का इशारा करता है। सुहानी अपनी आंखें बंद करके ब्रीदिंग करती है। कुछ देर बाद उसे बेहतर महसूस होता है और वो अपनी आंखें खोल लेती है। युवराज आगे कहता है, अब मेरी बात सुनो। जो जो चैप्टर्स तुमसे मिस हो गए हैं वो मुझे बताओ, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। युवराज के ऐसा कहने पर सुहानी हैरान रह जाती है। वो आंखें फाड़कर युवराज को देखने लगती है। युवराज कहता है, तुम्हारा सिलेबस मेरे चेहरे पर नहीं लिखा है। ये सुनकर सुहानी होश में आती है और युवराज को उन टॉपिक्स के बारे में बताती है जो उससे छूट रहे थे। युवराज सुहानी को वो टॉपिक्स एक्सप्लेन करना शुरू कर देता है। इधर अर्नव रात के 8 बजे पुलिस स्टेशन से अपने घर की तरफ जा रहा है। अर्नव अपनी कार चलाते हुए पुरानी रोड पर पहुंच जाता है। उस अंधेरे रोड पर अर्नव की कार स्पीड में चल रही थी और वहां रोशनी के नाम पर सिर्फ कार की हेडलाइट जल रही थी। वो रोड हमेशा की तरह बिल्कुल सुनसान था। अर्नव पुराने रोड पर अपनी कार चलाते हुए कहता है, चलो, इस पुराने रोड वाले भूत की अफवाह का एक तो फायदा हुआ कि यहाँ ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं होता। आधे घंटे का रास्ता 10 मिनट में खत्म हो जाता है और जिंदगी भी बहुत जल्द खत्म हो जाती है यहाँ। अर्नव को फिर से उसी औरत की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है। किसकी है वो आवाज और क्या चाहती है वो अर्नव से, जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। अर्नव अपने आसपास देखता है। हमेशा की तरह उसके आसपास कोई नहीं होता। वो इरिटेट होकर खुद से कहता है, फिर से वही आवाज। ये प्रॉब्लम तो अब बढ़ती जा रही है। बस एक बार इन हॉस्टेजेस का केस सॉल्व कर दूं, फिर किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से अपना चेकअप करवा लूंगा। लगता है वर्क स्ट्रेस की वजह से मुझे ये आवाजें सुनाई दे रही हैं। अर्नव को फिर से वही आवाज सुनाई देती है, लेकिन इस बार वो आवाज गुस्से में कहती है, ये तेरी बीमारी नहीं, तेरी मौत है। तुझे जानना था ना
कि पुराने रोड पर लोगों को कौन मारता है? तो ले, आज देख ले। ये सुनते ही अर्नव अपनी कार की ब्रेक लगा देता है। अब उसकी कार पुराने रोड को पार कर चुकी थी। कार में बैठे हुए अर्नव को किसी औरत की चीख सुनाई देती है। अर्नव फिर से पूरी कार को चेक करता है, लेकिन कार के अंदर कोई भी नहीं था। धीरे धीरे चीखने की वो आवाज बढ़ती ही जा रही थी। वो आवाज किसी भी इंसान को बेचैन कर देने वाली आवाज थी। अब अर्नव के लिए उस आवाज को सह पाना मुश्किल होता जा रहा था। उस तेज आवाज से बचने के लिए अर्नव अपने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लेता है। कान बंद करने के बाद भी वो आवाज बिल्कुल भी कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ती ही जा रही थी। अर्नव को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। अपना कान बंद किए हुए ही वो कार से बाहर निकलता है और चारों तरफ तिलमिलाते हुए देखता है, लेकिन दूर दूर तक उसे कोई भी नहीं दिख रहा था। अब वो आवाज इतनी तेज हो चुकी थी कि अर्नव के कान के साथ साथ उसके सर में भी बहुत दर्द हो रहा था। कुछ ही पलों में उसके कान से खून बहने लगता है। अर्नव उस आवाज को और बर्दाश्त नहीं कर पाता और रोड में बेसुध होकर गिर जाता है। अर्नव उस सुनसान सड़क पर बेसुध होकर पड़ा था और उसकी आंखें हल्की सी खुली थी। उसे वहां कुछ भी साफ साफ दिख नहीं रहा था। वो साया जमीन से कुछ ऊपर हवा में चलते हुए अर्नव के पास आता है और उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हुए कहता है, तू मेरे शिकार को मुझसे छीनना चाहता था ना? ले, मैंने तुझसे तेरी जान छीन ली। अभी मेरी शक्तियां कमजोर हैं, वरना आज मैं तुझे इससे बदतर मौत देती। कुछ ही समय बचा है तेरे पास, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। ये कहकर वो साया वहां से चला जाता है। अर्नव अपनी धुंधली आंखों से उस साए को देख रहा था। उस आवाज की वजह से अर्नव का दिमाग सुन्न पड़ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसकी सांसें भारी होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे बस अब उसकी जान निकलने ही वाली है। तभी उस सुनसान सड़क पर एक बाइक की आवाज सुनाई देती है और कुछ ही देर में वहां एक बाइक आकर रुकती है। उस बाइक पर कोई हेलमेट लगाए बैठा था। उसने ब्लैक जीन्स और ब्लैक लेदर जैकेट के साथ हाफ ग्लव्स भी पहना हुआ है। उस बाइक पर बैठा इंसान नीचे उतरकर अर्नव की तरफ बढ़ता है। अर्नव के पास पहुंचकर वो अपना हेलमेट निकालता है। वो राइडर एक लड़की थी। वो लड़की अर्नव को देखते हुए कहती है, उसका एक और शिकार। उस लड़की का ड्रेसअप किसी बाइक राइडर की तरह था। उसका रंग दूध की तरह गोरा था और उसके कर्ली बाल खुले हुए थे। देखने में वो बेहद खूबसूरत थी। वो लड़की अर्नव के सिर के पास जाकर घुटने के बल बैठ जाती है। वो लड़की अर्नव से कहती है, इस बार उसने तुम्हें अपना शिकार बना लिया। अर्नव की आंखें हल्की खुली हुई थीं। उस लड़की की नजर अर्नव के कान से बहते हुए खून पर जाती है। वो अर्नव की तरफ झुकती है और अपने दोनों हाथ अर्नव के दोनों कान पर रखती है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर बाद वो अपनी आंखें खोलकर अर्नव के कान से अपना हाथ हटा देती है। उस लड़की के ऐसा करते ही अर्नव की आंखें खुलने लगती हैं। अर्नव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके बेजान शरीर में किसी ने जान डाल दी हो। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी से उसे उस लड़की का धुंधला सा चेहरा दिखता है। अर्नव अपनी पूरी ताकत लगाकर धीमी सी आवाज में उससे कहता है, कौन हो तुम? वो लड़की उठकर कहती है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। मेरा ये एहसान तुम पर उधार रहा। अब जाओ, कम से कम आज रात के लिए तुम उस साए से सुरक्षित हो। ये कहकर वो लड़की अर्नव के शरीर पर सफेद पाउडर जैसा कुछ डालकर वहां से चली जाती है। अर्नव रोड पर ही पड़े हुए ये सब देखता रह जाता है और वो बेहोश हो जाता है। इधर युवराज अभी तक सुहानी को लाइब्रेरी में पढ़ा रहा है। युवराज
एक मोटी सी हिस्ट्री की बुक को बंद करते हुए कहता है, हो गया तुम्हारा सिलेबस खत्म, अब तुम एग्जाम के लिए पूरी तरह तैयार हो। सुहानी भी गहरी सांस लेते हुए कहती है, हाँ फाइनली, मुझे नहीं लगा था कि ये मुझसे हो पाएगा। थैंक यू सो मच सर। युवराज कहता है, अगर रात को उस साय के पीछे ना जाकर पढ़ाई की होती तो ये कब का खत्म हो जाता। ये सुनकर सुहानी शर्मिंदा हो जाती है। वो आगे कहता है, तुम बहुत अजीब हो। सुहानी कहती है, आपको ऐसा क्यों लगता है? युवराज जवाब देता है, तुम उस साय से लड़ने चली जाती हो, लेकिन एक मामूली से सेमेस्टर एग्जाम से डरकर रोने लगती हो। सुहानी चिढ़कर कहती है, वो साया मुझसे मेरी स्कॉलरशिप नहीं ले सकता जो ये एग्जाम ले सकता है। युवराज सुहानी की आंखों में देखते हुए कहता है, वो तुम्हारी जान ले सकता है। सुहानी बेपरवाह होकर कहती है, वो मुझे नहीं मार सकता। सुहानी की ये बात सुनते ही युवराज के एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं। वो क्यूरियस होकर कहता है, वो साया तुम्हें क्यों नहीं मार सकता? सुहानी तपाक से कहती है, क्योंकि आप है ना मुझे बचाने के लिए। सुहानी का जवाब सुनकर युवराज एक पल के लिए ब्लैंक हो जाता है। वो सुहानी के जवाब को इग्नोर करके कहता है, क्या तुम जानती हो कि वो तुम्हें क्यों मारना चाहता है? सुहानी कुछ सोचते हुए कहती है, हाँ शायद मैं जानती हूँ। युवराज फौरन कहता है, क्यों? सुहानी कहती है, उसने सृष्टि को मार दिया था क्योंकि वो आपसे प्यार करती थी। शायद वो मुझे भी इसीलिए मारना चाहती है क्योंकि मैं। ये कहते हुए सुहानी खामोश हो जाती है। सुहानी का वो अधूरा जवाब सुनकर युवराज उसे बस देखता रह जाता है। सुहानी की नजरें झुकी हुई थीं। वो अपनी नजरें उठाकर युवराज को नहीं देख पा रही थी। अपनी नजरें झुकाए सुहानी यहाँ वहां देखने लगती है। उसे एहसास था कि जो बात उसने अभी कही थी शायद उसे नहीं कहनी चाहिए थी। कुछ सेकंड बाद युवराज सुहानी से अपनी नजर हटाकर घड़ी देखता है। वो इस वक्त काफी ऑकवर्ड फील कर रहा था और उसका चेहरा लाल होता जा रहा था। युवराज वहां से उठते हुए कहता है, चलो मैं तुम्हें हॉस्टल ड्रॉप कर देता हूँ, काफी रात हो गई है। सुहानी टाइम देखने के लिए अपना मोबाइल उठाती है। टाइम देखकर उसे बहुत हैरानी होती है। युवराज के साथ पढ़ते हुए 6 घंटे कैसे बीत गए थे उसे पता ही नहीं चला। सुहानी उठकर युवराज के साथ वहां से निकल जाती है। युवराज की कार शिमला की सड़क पर आगे बढ़ रही थी। सुहानी देखती है कि युवराज पुराने रोड वाले रास्ते से जा रहा था। वो युवराज से कहती है, युवराज सर, हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं? ये रास्ता तो खतरनाक है ना? युवराज सामने देखते हुए कहता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। युवराज की कार जब पुराने रोड को पार करके आगे बढ़ती है तो उन्हें एक और कार दिखती है। उस कार को देखकर युवराज की आंखें गहरी हो जाती हैं। उस कार की ड्राइवर सीट का दरवाजा खुला हुआ था। कार के अंदर की लाइट और हेडलाइट दोनों ऑन थे। ये सब देखकर युवराज अलर्ट हो जाता है। उसके मन में अब एक ही बात आ रही थी, कहीं उस साय ने आज फिर से किसी को तो। युवराज ये सोचते हुए ही अपनी कार आगे बढ़ाता है। सुहानी की नजर भी उस कार पर पड़ती है और वो भी वही सोचने लगती है जो युवराज सोच रहा था। उस कार के करीब जाने पर युवराज देखता है कि वो एक पुलिस कार है। उस कार के सामने एक आदमी बेहोशी की हालत में पड़ा था। युवराज फौरन कार रोक देता है। वो अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए सुहानी से कहता है, बाहर मत निकलना। ये कहते ही युवराज कार से बाहर निकलकर उस आदमी की तरफ तेजी से जाता है। सुहानी भी कार से बाहर निकल जाती है। एक सेकंड के लिए युवराज उसकी तरफ गुस्से से देखता है, फिर सड़क पर पड़े उस आदमी के पास चला जाता है। पुलिस कार देखते ही युवराज को अंदाजा हो गया था कि वो आदमी अर्नव ही हो सकता है। युवराज अर्नव के सर के पास जाकर घुटने के बल बैठ जाता है। सुहानी वहां पहुंच जाती है। गाड़ी की हेडलाइट से अर्नव का चेहरा दिख रहा था। सुहानी हैरान होकर कहती है, ये तो एएसपी सर हैं। युवराज सुहानी की बात पर ध्यान नहीं देता।
वो अर्नव के नाक के आगे अपनी उंगली रखकर उसकी सांसें चेक करता है। इसके बाद वो अर्नव की कलाई अपने हाथ में लेकर उसके पल्स चेक करने लगता है। युवराज सुहानी की तरफ एक नजर देखकर कहता है, ये जिंदा है। ये सुनकर सुहानी के चेहरे की घबराहट कम होती है और वो भी चैन की सांस लेती है। युवराज अभी भी अर्नव को गौर से देख रहा था। तभी उसकी नजर अर्नव के दोनों कान पर पड़ती है। अर्नव के कान के आसपास खून था। ये देखकर युवराज समझ जाता है कि उस साइन ने ही अर्नव पर हमला किया है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि अर्नव अभी तक जिंदा कैसे है। जिस तरह से अर्नव पर हमला हुआ था, उसे अब तक मर जाना चाहिए था। युवराज ये सब सोच ही रहा था, तभी सुहानी उससे कहती है, युवराज सर, हमें इन्हें जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, वरना इनकी जान को खतरा हो सकता है। सुहानी की बात सुनकर युवराज का ध्यान टूटता है। वो सुहानी को देखकर कहता है, युवराज अर्नव को उठाकर अपने कार की बैक सीट पर लेटा देता है। सुहानी और युवराज कार की फ्रंट सीट पर बैठ जाते हैं और युवराज कार आगे बढ़ाने लगता है। थोड़ी देर बाद युवराज सेंट थॉमस हॉस्टल के आगे अपनी कार रोककर सुहानी से कहता है, तुम अंदर जाओ और जो हमने आज पढ़ा उसे एक और बार रिवाइज कर लेना। सुहानी कहती है, लेकिन हमें तो एएसपी सर को हॉस्पिटल ले जाना था ना, तो मैं। युवराज सुहानी को बीच में ही टोकते हुए कहता है, हॉस्टल थोड़ी देर में बंद हो जाएगा, तुम हॉस्टल के अंदर जाओ, मैं एएसपी सिंह को हॉस्पिटल ले जाऊंगा। वैसे भी कल तुम्हारा एग्जाम है, तुम आराम करो। इससे पहले सुहानी कुछ कहती, युवराज उसकी साइड का दरवाजा खोल देता है। सुहानी समझ जाती है कि युवराज उसकी बात सुनने वाला नहीं है। वो हॉस्टल जाने का फैसला करती है। वो कार से बाहर निकलने वाली होती है, तभी युवराज कहता है, सुनो। सुहानी युवराज की तरफ देखती है। युवराज थोड़ा रुककर कहता है, ऑल द बेस्ट। सुहानी थोड़ा कंफ्यूज होकर कहती है, थैंक यू। इसके बाद वो कार से उतर जाती है। सुहानी के कार से उतरते ही युवराज तेजी से अपनी कार आगे बढ़ा देता है। कार चलाते हुए युवराज बार बार अपने दिमाग पर जोर डालकर कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था। उसके दिमाग में वो पूरा सीन फिर से चलने लगता है, जब अर्नव रोड पर पड़ा था और युवराज उसके सर के पास बैठा था। युवराज बार बार उसी सीन को अपने दिमाग में सोचते हुए कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पर शिकन साफ दिखाई दे रही थी। उसकी दोनों भौहें जुड़ी हुई थीं और उसका चेहरा बिल्कुल रेस्टलेस था। कुछ देर बाद युवराज का चेहरा बिल्कुल शांत हो जाता है। वो तुरंत ही अपनी कार रोक देता है और पीछे पलटकर अर्नव की तरफ देखता है। कार के अंदर बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन युवराज को देखने के लिए किसी रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती थी। पीछे अर्नव बेहोश पड़ा था। युवराज अपना दाहिना हाथ अर्नव के सीने पर रखता है। अर्नव के सीने पर हाथ रखकर युवराज कुछ महसूस करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे अपने हाथ पर कुछ महसूस होता है। दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लेता है। कान बंद